बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड को। क्रिटिकल पाथ मेथड यूज़ होता है बेसिकली आप जब भी प्लानिंग करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसको हम डिले नहीं कर सकते। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए। पहले थोड़ी सी थ्योरी। टेक्निक्स बेस्ड ऑन नेटवर्क मॉडलिंग, यानी नेटवर्क आपने बनाना तो लास्ट टाइम सीखा था, कुछ आपने एग्जांपल्स सॉल्व भी की थी खुद। उसके अंदर आपने देखा था कि एक्टिविटी जब एक से दूसरी एक्टिविटी पे शिफ्ट करते हैं हम, तो उसको कैसे लिंक किया जा सकता है। एरो से भी किया जा सकता है, नोड से भी किया जा सकता है, यानी एक्टिविटी ऑन एरो या एक्टिविटी ऑन नोड। अब हम एक्टिविटी ऑन नोड ही देखेंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे। तो उस यानी नेटवर्क मॉडलिंग के ऊपर हम कौन कौन सी टेक्निक्स लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को बेहतर प्लान कर सकते हैं, और जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कैसे उसको बेहतर एग्जीक्यूट किया जा सकता है और जहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। A complex project would normally encounter several delays and may surpass the budget allocated for it, making a project very costly and which may lead to losses. While many techniques fail in solving these problems, there are two tools which have been proven to be effective. यानी आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, जब उसके अंदर कोई ना कोई डिले या बजट के से बाहर निकलने के इश्यूज आ सकते हैं, तो बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन दो टेक्निक्स हैं जो इस इशू को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं। वो दो टेक्निक्स क्या हैं? एक है क्रिटिकल पाथ मेथड CPM और दूसरी है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT। हम CPM को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इस लेक्चर में, और PERT को थोड़ा सा उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड पे। While both serve the same purpose, that is, the fast and effective completion of a project, they are different in many aspects, such as the amount of time that they allow for each assignment. दोनों का काम एक ही है, यानी आपने अपने जो प्रोजेक्ट है उसको बेहतर प्लान करना है और अपनी एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से मैप करना है, ताकि आपको पता चले कि किस एक्टिविटी के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, हम एंड पे भी डिफरेंसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं हल्का सा बता देता हूँ कि जहाँ पे भी आपकी जो एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन है या जो टाइम है वो आप डिटर्मिन कर सकते हैं बेहतर, तो वहाँ पे आप CPM यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रिसर्च है, आपको सही नहीं पता कि आपका जो भी एक्टिविटी है वो कब तक पूरी होगी, एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप वहाँ पे PERT यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं कि CPM क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। The critical path method CPM is a project modeling technique developed in the late 1950s by DuPont for chemical plant shutdown project। 1950s में शुरू की थी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था केमिकल प्लांट को शट डाउन करना कुछ अरसे के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये टेक्निक पहली दफ़ा यूज़ की गई और आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव हुई। CPM is a technique that is used in projects that have predictable activities and tasks such as in construction projects। यानी उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जहाँ पे एक्टिविटीज़ प्रिडिक्टेबल हैं, उनकी ड्यूरेशन का आपको पता चल सकता है कि वो अंदाज़न कितनी हो सकती हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है एक्सकेवेशन के बाद आपने फाउंडेशन के ही काम करने हैं। आपने जब वॉल जो है वो बना ली है, सुपर स्ट्रक्चर उसका बनाया है, तो आपको पता है उसके बाद या तो प्लास्टरिंग होगी या कोई और दूसरे फिसाड लगाए जाएंगे। तो यानी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रिडिक्टेबल हैं। आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि उस एक्टिविटी के ऊपर कितना टाइम लगाया जा सकता है, लगेगा, और कितने रिसोर्सेज उसके ऊपर लगेंगे। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं थ्योरी, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए CPM यूज़ किया जा सकता है। इट अलाउज प्रोजेक्ट प्लानर्स टू डिसाइड विच एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिड्यूस और इंक्रीज व्हेन अ ट्रेड ऑफ इज़ नीडेड। यानी जब आप प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हैं तो आप किस एस्पेक्ट को, या आसान ये समझें कि किस एक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं जब एक ट्रेड ऑफ चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले भी ना हो और आपकी जो एक्टिविटी जिसमें कोई इशू आ रहा है आपको वो थोड़ी सी डिले करनी पड़े। तो आप कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो आप डिले कर सकते हैं, लेकिन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो आप बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, ये सारा आपको CPM में पता चल सकता है। तो आप ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि अच्छा हम अपने रिसोर्सेज उस एक्टिविटी पे ज़्यादा लगा दें जिसको हम डिले नहीं कर सकते,
लेकिन उस एक्टिविटी पे हम थोड़ा सा रिसोर्सेज कम कर सकते हैं, जिसको हमारे पास चांस है कि हम डिले करेंगे तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। It is a deterministic tool and provides an estimate on the cost and the amount of time to spend in order to complete the project. ये डिटर्मिन करता है, आपको बताता है कि आपने एस्टिमेट करके बताता है कि कौन सी एक्टिविटी है या कौन सा ऐसा काम है जिसके ऊपर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, और उस रिलैक्सेशन से आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी टाइम पे ही पूरा हो जाए। तो ये आपको 4C करके दिखाएगा। आगे हम देखते हैं कि आखिरी क्रिटिकल पाथ है क्या। तो उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि आपने किसी बर्थडे पार्टी की तैयारी करनी, और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, और उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइम आपको चाहिए होगा। तो एक कैलेंडर सा अगर आप सोचें कि आपकी जो बर्थडे पार्टी है वो होगी फ्राइडे को, तो फ्राइडे तक बहुत से काम आप सोच सकते हैं। लेट्स अज्यूम आप मंडे को तैयारी शुरू करते हैं, और मंडे को पहला काम क्या होता है कि आप जो भी दोस्त हैं जो पार्टी करना चाह रहे हैं या जो फैमिली में पार्टी करना चाह रहे हैं, वो एक मीटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, ये सोचते हैं किस किस को बुलाना है, किस तरह की पार्टी होगी, क्या क्या आपने सोचा हुआ है कि किस तरह आपने एंजॉय करना है, और उसके मुताबिक फिर आप अगला कुछ ना कोई काम करेंगे। तो पहला दिन तो आपका लग गया एक मीटिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। फिर दूसरा दिन है ट्यूसडे, उसके अंदर आप 3 काम कर सकते हैं। आप कार्ड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वेन्यू बुकिंग कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। कार्ड डिज़ाइनिंग आपने क्यों करनी है? क्योंकि आपने कार्ड को प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि लोगों को मिल जाएं और वो फ्राइडे को आपकी पार्टी में आ जाएं। वेन्यू बुक कराएंगे तो आपका वेन्यू बुक कराने के बाद उसकी जो भी अरेंजमेंट होगी, जो भी डेकोरेशन करनी है, वो आपने, या उससे रिलेटेड जो भी केटरिंग के काम है वो आप एक दूसरी एक्टिविटी के साथ परफॉर्म करेंगे, और वो है वेन्यू अरेंजमेंट। और शॉपिंग ऑब्वियसली जो भी आपने उस दिन चीज़ें यूज़ करनी है, उसके लिए जो भी आपने शॉपिंग करनी है वो आप ट्यूसडे को भी कर सकते हैं, वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, और थर्सडे को भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक नेटवर्क से जॉइंड है, लेकिन अगर आप कार्ड को डिज़ाइन करने से लेके कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने तक देखें तो कोई भी ऐसा गैप नहीं है जहाँ पे आप कोई डिले कर सकते हैं। आपको ट्यूसडे को भी बिज़ी रहना पड़ेगा कार्ड्स की वजह से, और वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी। लेकिन अगर आप वेन्यू बुकिंग को देखें और उसकी अरेंजमेंट को देखें, यानी वेन्यू से रिलेटेड जितने भी काम हैं, उसके अंदर आपके पास एक गैप है। यानी अगर आप वेन्यू बुक ट्यूसडे को नहीं करते तो आप वेडनेसडे को कर सकते हैं, और अगर आप वेडनेसडे को भी नहीं करते तो आप अगर वेडनेसडे को कर लेते हैं तो आप वेन्यू का अरेंजमेंट जो है वो थर्सडे को कर लेंगे। तो यानी अगर आप वेन्यू बुकिंग को एक दिन लेट कर देते हैं तो प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोजेक्ट आपका फ्राइडे को ही पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नीचे देखें शॉपिंग को, तो शॉपिंग अगर आप ट्यूसडे को नहीं करते तो आप वेडनेसडे को कर सकते हैं, आप थर्सडे को कर सकते हैं। तो यानी अगर आप इसको 2 दिन भी डिले कर दें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फ्राइडे को हो सकता है। लेकिन अगर आप जो ये एक्टिविटीज़ हैं कार्ड से रिलेटेड जिसके अंदर कोई गैप आपको नहीं मिला, अगर आप ये डिले कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फ्राइडे को नहीं हो सकेगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। और इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप डिले कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते। तो जिस एक्टिविटी को आप डिले नहीं कर सकते, जब उसके पाथ को अगर आप देखें तो यहाँ रेड में वो शो किया गया, और वो क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। यानी इस पाथ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं उनको आप डिले नहीं कर सकते, आपके पास बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि आप वो डिले करें। अगर आप इन एक्टिविटीज़ में से किसी एक्टिविटी को डिले करेंगे तो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। और जो एक्टिविटीज़ ग्रीन में आपको नज़र आ रही हैं उसके अंदर कोई ना कोई गैप आपको मिल रहा है, कोई ना कोई गुंजाइश आपको मिल रही है जो आप एक्टिविटीज़ को डिले कर सकते हैं। वेन्यू बुकिंग और वेन्यू अरेंजमेंट को आप एक दिन डिले कर सकते हैं। अगर आपने वेन्यू बुकिंग को एक दिन डिले कर दिया तो फिर आप वेन्यू अरेंजमेंट को एक दिन भी डिले नहीं कर सकेंगे। तो यानी इस पाथ के अंदर आपके पास जो गुंजाइश है वो एक दिन की है, जबकि ये जो पाथ है इसके अंदर आपके पास 2 दिन की गुंजाइश है। यानी आप शॉपिंग को
एक दिन अगर डिले किया तो आप एक दिन और भी डिले कर सकते हैं थर्सडे तक। लेकिन अगर आपने वेन्यू बुकिंग को एक दिन डिले कर दिया तो आपको वो वेडनेसडे को यानी अगले दिन करनी ही पड़ेगी, ताकि आपकी वेन्यू अरेंजमेंट जो है वो उससे अगले दिन हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक और टर्म भी मिलेगी जो कि है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये है कि वो टाइम जो आप जो आपके पास गुंजाइश है कि आप उसको डिले कर सकते हैं। आगे डेफिनेशन में हम वो देखते हैं। क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ विच एड अप टू द लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ वो एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस है, वो तरतीब है एक्टिविटीज़ की, जिनको जब आप मिलाते हैं तो आपका लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन बन गया है। ऊपर जो आपने एग्जांपल देखी है, अगर आप मंडे को काम शुरू करते हैं तो फ्राइडे तक आपका काम ख़त्म होना है, और वो उस सूरत में होगा जब आपका मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो उसके अंदर आ रही हैं वो मिला के उस पाथ तक पहुंच रही हैं और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही उसके अंदर। तो ये लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन है। यानी जब आप इन एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशंस को ऐड करेंगे, पहले दिन मीटिंग, फिर कार्ड की डिज़ाइनिंग, फिर कार्ड की प्रिंटिंग, कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन, 4 एक्टिविटीज़ अगर ये हैं तो एक एक दिन की अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ये बनेगा। जबकि अगर आप दूसरा पार्ट देखें जो कि था वेन्यू बुकिंग और वेन्यू अरेंजमेंट का, तो उसको आप ऐड करेंगे तो वो आपकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन नहीं बनेगी। यानी वो 2-3 दिन जो बनते हैं, मीटिंग, वेन्यू बुकिंग और वेन्यू अरेंजमेंट, तो वो 3 दिन बनते हैं, तो आपकी प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन वो नहीं बनती। तो क्रिटिकल पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट ओवरऑल ड्यूरेशन जो आपके प्रोजेक्ट की है, उस पाथ के ऊपर आने वाली सारी एक्टिविटीज़ का सम है। वो रास्ता है जहाँ से आपने प्रोजेक्ट शुरू करना है और एंड तक पहुँचना है, और उस पाथ के अंदर आप कोई भी एक्टिविटी डिले नहीं कर सकते। इट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो ये शॉर्टेस्ट टाइम है, इससे पहले आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी इसके अंदर से आपने नहीं इंक्लूड की तो आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकते। एनी डिले ऑफ एन एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द प्लान्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। यानी जो भी इस पाथ के ऊपर आने वाली एक्टिविटी है, अगर आप उसको डिले करेंगे तो आपका जो इम्पैक्ट है वो प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट आगे चली जाएगी। जबकि उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है देयर इज़ नो फ्लोट ऑन द क्रिटिकल पाथ। अगर मैं उसको उर्दू में करूँ तो कोई गुंजाइश नहीं है क्रिटिकल पाथ के अंदर किसी एक्टिविटी को डिले करने की, अगर होगी तो प्रोजेक्ट डिले होगा। तो इसलिए आगे फ्लोट की डेफिनेशन भी आ गई। अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ टास्क कैन बी डिलेड विदाउट कॉजिंग अ डिले टू। किसको डिले ना करें, सब्सिक्वेंट टास्क या प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। यानी फ्लोट वो टाइम है कि जितना एक टास्क या एक्टिविटी जो है उसको डिले किया जा सकता है, ताकि क्या ना हो कि जो उसके अगला टास्क है, सब्सिक्वेंट टास्क, वो डिले ना हो। ऐसी सूरत में हम उसको कहेंगे फ्री फ्लोट। या ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट जो है वो डिले ना हो, उसको हम कहेंगे टोटल फ्लोट। ये चीज़ समझने के लिए हम आगे जो एग्जांपल देखेंगे उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको फ्लोट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा, इसलिए हम अभी आगे चलते हैं। आगे जब देखेंगे तो एक टिपिकल जो नोड है, यानी जिसके ऊपर आप एक्टिविटी शो करेंगे, आपने एक्टिविटी ऑन नोड जब पहले से ड्रॉ की हैं तो उस एक्टिविटी के अंदर कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो एक टिपिकल जो चीज़ आप लिख सकते हैं वो क्या है कि लेफ़्ट साइड पे सेंटर में आप एक्टिविटी की आईडी लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमने पहले एग्जांपल्स में देखा था ABCD, आपने एक्टिविटीज़ के नाम रखे हुए थे, A एक्टिविटी, B एक्टिविटी, C। तो यहाँ पे आप वो ABC वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं, इलैप्स टाइम, यानी जो उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है। कोई एक्टिविटी अगर 4 दिन की है और आप दिनों में लिख रहे हैं टाइम, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके अलावा आप लिख सकते हैं अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। अब अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश का क्या मतलब है, उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले आप सिर्फ अर्ली की डेट्स को देखें। अर्ली स्टार्ट का मतलब है जैसे कोई भी एक्टिविटी अगर वो प्रोजेक्ट की पहली एक्टिविटी है तो वो 0 ड्यूरेशन से स्टार्ट हो सकती है, और जो उसका ड्यूरेशन है
उसमें वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन जब वो एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी के नेटवर्क में आएगी तो हो सकता है कि वो उस टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म ना हो सकता है वो 5वें दिन ख़त्म हो सकता है वो 6ठे दिन ख़त्म हो। तो यहाँ पे लेट फिनिश आएगा और लेट स्टार्ट आएगा। ये हम आगे जब एक्टिविटी CPM को देखते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। स्लैक और फ्लोट क्या है, वो बेसिकली गुंजाइश है टाइम की, और वो कैसे आएगी, लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, जो भी वैल्यू आती है वो फ्लोट होगा, या लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, जो भी वैल्यू आती है वो फ्लोट होगा। लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश या लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट इज़ इक्वल टू स्लैक या फ्लोट। आगे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये एक आपको डाटा दिया गया जिसको देख के आप नेटवर्क बनाएंगे। इस तरह का आपने पहले भी देखा है, लास्ट क्लास में भी। एक्टिविटी टाइटल गिवन है 1 2 3 4, वहाँ पे ABC में था, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिज़ाइन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। हम जब भी CPM बनाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखेंगे, हम एक्टिविटी टाइटल को ही यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रीडिसेसर है। प्रीडिसेसर का मतलब आपको बताया था कि जो उससे पहले आने वाली एक्टिविटी है, यानी यहाँ पे जो 4 अगर लिखी गई है तो उसका प्रीडिसेसर 1 है, यानी 1 के बाद 4 आएगी या 4 से पहले 1 आई थी। और हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिखी गई है वीक्स में। इसको मैं पिन कर लेता हूँ ताकि आगे जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो इजी रहे आपको। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने इसको पिन कर लिया। अब हम अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। अगली स्लाइड के अंदर नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया हमने। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो पहली 3 एक्टिविटीज़ हैं 1 2 और 3, इनका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से ही ये प्रोजेक्ट शुरू करने की पहली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कि 1 2 और 3 बिल्कुल शुरू में अलग-अलग लिख दी गई हैं, और उनका एक्टिविटी टाइटल जो है वो लिख दिया, या एक्टिविटी ID आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी 4 है उसका प्रीडिसेसर है 1, तो यहाँ पे एक एरो लगा के एक्टिविटी 4 के लिए हमने बॉक्स या नोड डेजिग्नेट कर दिए। उसके बाद 5 को देखें तो उसका प्रीडिसेसर है 2 और 4। 2 ये है और 4 ये है, तो यहाँ से हमने 2 एरो बना के 5 को भी एक नोड डेजिग्नेट कर दिए। फिर 6 को देखें, 6 को देखें तो उसका प्रीडिसेसर 3 है, 7 का भी 3 है, 8 का भी 3 है। तो हमने तीनों एक्टिविटीज़ के लिए अलग नोड जो हैं वो 3 एरोज़ निकाल के फ्रॉम 3 यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। फिर जब हम आगे देखते हैं तो एक्टिविटी 9 जो है वो 7 से स्टार्ट हो रही है। 7 यहाँ है और 9 हमने यहाँ पे उससे आगे एक नोड बना दिया है। फिर हमने देखा एक्टिविटी 10 जो है वो 6 और 9 से स्टार्ट हो रही है। ये 6 है और ये 9 है, तो यहाँ से 2 एरोज़ आ गए। फिर हम इसको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे हमने बना लिए। फिर हम जब आगे देखें तो एक्टिविटी 11 जो है वो 5 और 10 के बाद शुरू हो रही है। ये 5 है और ये 10 है, तो हमने 2 एरोज़ बना के यहाँ पे एक्टिविटी 11 भी ड्रॉ कर दी। उसके बाद है एक्टिविटी 12 यहाँ किसके बाद आ रही है, 8 के बाद। 8 से एरो आ गया 12 की तरफ। फिर है 13 आ रही है आफ्टर 12, यहाँ आ गया 12 के बाद। और एंड पे है 14, 11 और 13 के बाद। ये 11 था यहाँ से और 14 से यहाँ से हमने ये नेटवर्क अपना कंप्लीट कर लिया। तो यानी जब भी आप नेटवर्क बनाना शुरू कर रहे हैं तो आपने ये थोड़ा स्लो करके बनाना है ताकि आपको खुली जगह मिले जहाँ पे आपने एरोज़ लगाने हैं और नोट्स ड्रॉ करने हैं। और थोड़ा सा अगर आप इसको ओवरऑल एक दफ़ा देख लें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आ रही है, तो आप उसी के मुताबिक अपनी जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो वो ईजी हो जाएगा। बट इस तरह छोटे नेटवर्क्स के लिए तो आप कर सकते हैं। जहाँ बड़े नेटवर्क्स आ जाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट है आपके पास, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे लाइक प्राइमावेरा और MS प्रोजेक्ट, जो कि हम अपनी लैब में देखेंगे।
आप उसके अंदर सिर्फ ये टेबल की तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो जो ग्राफ है या जो नेटवर्क है वो खुद ही आपको बना के देगा, बट ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न द लॉजिक बिहाइंड इट। इसके बाद आगे देखें तो हमने यहाँ पे ड्यूरेशंस लिखना शुरू कर दी हैं हर एक्टिविटी की। यानी यहाँ पे एक्टिविटी 1 थी, उसकी ड्यूरेशन हमने टेबल से देखी 2 वीक्स, तो यहाँ पे वो 2 लिख दिया। एक्टिविटी 2 की 13 थी तो 13 लिख दिया, और इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन हमने राइट साइड पे लिख दी। और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास के अंदर हम जो भी हमारा नेटवर्क है उसकी अर्ली डेट्स को डिटर्मिन करेंगे। ये एज इट इज़ है। हम क्या करेंगे जहाँ से एक्टिविटी नेटवर्क शुरू हो रहा है वहाँ से हम वैल्यूज़ को लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें एक्टिविटी 1 प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो वो 0 टाइम से शुरू होगा। उसकी ड्यूरेशन यानी उस एक्टिविटी 1 की ड्यूरेशन 2 वीक्स थी, तो हमने उसका अर्ली फिनिश जो है वो 2 लिख दिया। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 यानी एक्टिविटी 2 जो है वो भी 0 से शुरू होगी, उसकी ड्यूरेशन 13 है, तो हमने अर्ली फिनिश उसका 13 लिख दिया। यानी 0 जहाँ से ये एक्टिविटी शुरू हो रही है उसके अंदर उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन ऐड कर देनी है, तो हम अर्ली फिनिश डिटर्मिन कर लेंगे और वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इसी तरह थर्ड एक्टिविटी के लिए भी हमने कर दिया। जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अगली एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। हमने यहाँ तक 2 डिटर्मिन किया था, उसी 2 को हम आगे लेके आएंगे, उसके अंदर इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास अर्ली फिनिश आ जाएगा फॉर एक्टिविटी 4। इसी तरह जब हम दूसरे अगले स्टेप पे चलेंगे, अगली एक्टिविटी पे जाएंगे तो अब यहाँ पे ये देखना है कि एक्टिविटी 5 के लिए 2 एक्टिविटीज़ प्रीडिसेसर हैं। इस सूरत में जो भी बड़ी ड्यूरेशन है हमने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, जो कि 13 है इस केस में। अब जो ड्यूरेशन बड़ी है वो क्यों रखा, क्योंकि जो बड़ी है वो कंप्लीट होगी ही तब ही एक्टिविटी 5 जो है वो शुरू हो सकती है। चाहे एक्टिविटी 4 ख़त्म हो भी जाए, जब तक एक्टिविटी 2 ख़त्म नहीं होगी एक्टिविटी 5 को शुरू नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो बड़ी ड्यूरेशन है उसी को हम आगे लेके आएंगे, और इसी तरह ही हमारा क्रिटिकल पाथ भी जो है वो ऐसा ऐसा डिटर्मिन होना शुरू होगा जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होगी तो हम आगे चल सकते हैं। अगले में क्या होगा कि हम नीचे वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अर्ली डेट्स जो है वो डिटर्मिन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे 6 था, वो अगली तीनों एक्टिविटीज़ में कैरी फॉरवर्ड हो गया, और उस 6 के अंदर जो रिस्पेक्टिव ड्यूरेशंस थी एक्टिविटीज़ की वो ऐड कर दी। 6 के अंदर 9 ऐड किया 15 आ गया, 6 के अंदर 4 ऐड किया 10 आ गया, और 6 के अंदर 2 ऐड किया तो 8 आ गया फॉर एक्टिविटी 8। इसी को हम आगे लेके चलेंगे अगली। अब यहाँ पे देखें हमने जब अगली एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, लेट्स से यहाँ पे एक्टिविटी 6 है, उससे हम 10 की तरफ जाना है, तो हम ये देखेंगे कि एक्टिविटी 10 से पहले एक्टिविटी 9 भी आ रही है यानी एक्टिविटी 10 पे के 2 प्रीडिसेसर हैं 6 और 9, तो हमें पहले 9 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले जो स्लाइड है उसके अंदर देखें अगर, तो एक्टिविटी 9 से पहले 7 था, वहाँ से हमने 10 लिया, 10 को आगे लेके आए, उसके अंदर ड्यूरेशन ऐड की 7, तो ये बन गया 17। अब यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 15 है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक्टिविटी जो ड्यूरेशन बड़ी होगी उसको हम आगे लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम 17 को लेके आएंगे और 17 + 6 23। इसको देखते हैं तो आगे यही हुआ हुआ है कि 17 + 6 23। इसको अगर आगे देखें तो यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 23 है, तो जो बड़ी वैल्यू वो आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी 23 + 6 29। फिर यहाँ पे आके हम रोक देंगे क्योंकि हमने ये भी सॉल्व करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यही आगे हुआ हुआ 23 आ गया, 23 + 6 29। और यहाँ पे हमने अभी नहीं किया, अब हम नीचे वाली एक्टिविटीज़ को देखते हैं। 8 के अंदर 4 ऐड किया 12 आगे आएगा यहाँ पे, उसके अंदर 10 ऐड होगा, दैट विल बी 22। तो देखते हैं कि 22 यहाँ तक आया है कि नहीं, और इसी तरह 22 आया है, 22 और 29 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29
और लास्ट एक्टिविटी की ड्यूरेशन 0 है तो 29 ही आ जाएगा अर्ली फिनिश फॉर एक्टिविटी 14। तो इस तरह आपका फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया। तो इसको अगर समराइज़ करें तो समरी में ये है कि आपने जो भी पहली एक्टिविटी है वहाँ से शुरू करना है, उसका अर्ली स्टार्ट जो है वो 0 होगा, उसके अंदर आपने ड्यूरेशन ऐड करनी है। जिस तरह यहाँ पे 2 ऐड की तो 0 + 2 2 हो गया, उसको हमने आगे लेके आए। जहाँ तक आपका कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जहाँ पे कोई दूसरी भी आके मिल रही हो, वहाँ तक आप उसको चलाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे था नीचे 6 + 2 8, 8 आगे आया, 8 + 4 12, फिर 12 आगे आया और 12 + 10 22। आगे जब जा रहे थे तो यहाँ पे आपकी सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं आ रही थी बल्कि यहाँ से दूसरी भी आ रही थी, तो आपको पहले ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यानी यू नीड टू मूव फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, और आपने ड्यूरेशन ऐड करते जाना है। और जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई है जहाँ पे पीछे से 2 एक्टिविटीज़ आ रही हों, तो आपने जो भी बड़ी ड्यूरेशन थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। अब ये फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो गया, तो अब हमने बैकवर्ड पास जो है वो शुरू करना है, जिसके अंदर हम लेट डेट्स को डिटर्मिन करेंगे। जो बैकवर्ड पास है वो यहाँ से शुरू होगा। जो फॉरवर्ड पास था वो शुरू से हो रहा था, लेकिन जो बैकवर्ड पास है वो एंड से शुरू होगा। और वो कैसे होगा कि यहाँ पे हम जो भी फाइनल ड्यूरेशन थी यानी अर्ली फिनिश थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज लेट फिनिश। 29 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 29 ही लिख देंगे। इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन 0 थी, तो हम 29 में से 0 माइनस करेंगे और यहाँ पे फिर 29 ही आएगा। तो यहाँ पे आगे देखें तो यही हुआ है कि 29 जो यहाँ पे था एज इट इज़ लिख दिया, इस 29 को एज इट इज़ लिखा, ड्यूरेशन माइनस की तो आपके पास ये वैल्यू आ गई एज लेट स्टार्ट। आगे क्या होगा कि ये जो 29 है ये इधर चला जाएगा और इधर आ जाएगा, फिर रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन जो हैं वो माइनस करेंगे और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि 29 आया था, 29 में से हमने 6 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 23, और ये देख लें यहाँ पे 23 है। यहाँ पे 29 आया था, 10 माइनस किया तो 19 आ गया। इसी तरह हम पीछे चलते जाएंगे। यहाँ पे 23 था अगर, तो ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, ड्यूरेशन माइनस होंगी और हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो डिटर्मिन होती जाएंगी। 23 - 6 17, यहाँ पे आ गया 17, और यहाँ पे 23 - 6 17, यहाँ पे भी 17 आ गया। अब अगर आप इस वाले को देखते हैं तो 17 इधर भी जाएगा और 17 इधर भी जाएगा, रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन माइनस होंगी और अगली वैल्यूज़ डिटर्मिन हो जाएंगी। यहाँ पे वो वैल्यूज़ डिटर्मिन हो गई हैं। अब ये 7 यहाँ पे जाएगा और 2 माइनस होगा उसमें से, तो आपके पास 5 आ जाएगा लेट स्टार्ट फॉर एक्टिविटी 1। अब इसी तरह जो बाकी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे भी हम जाएंगे। जैसे अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं 17, उसको यहाँ लेके आएंगे और यहाँ लेके आएंगे और ड्यूरेशंस को माइनस करेंगे और फिर देखेंगे कि अगले स्टेप में कहाँ तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे 17 में से 9 माइनस करने के बाद 8 आया। 8 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक्टिविटीज़ भी कुछ ना कुछ वैल्यू वापस भेजेंगी। तो उन एक्टिविटीज़ को निकालने के लिए हम इनको अलग-अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 है, 10 को यहाँ लेके आएंगे, 10 - 4 6 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह इन एक्टिविटीज़ के भी जो लेट वैल्यूज़ हैं वो माइनस करेंगे। यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ तक पहुँचते हुए हम एक्टिविटी 12 का जो वैल्यूज़ थी वो निकालनी है। और अब यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो हम इन तीनों एक्टिविटीज़ के लिए हमने लेट स्टार्ट डिटर्मिन कर ली हैं। वो क्या क्या हैं? 8, 6 और 13। अब कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट होगी, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्योंकि हम उससे ज़्यादा उस एक्टिविटी को लेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 6 है, वो यहाँ पे आ जाएगी। जब हम आगे जा रहे थे, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था,
तो जो वैल्यू जब हम यहाँ पे जा रहे थे और ये वैल्यू डिटर्मिन करनी थी तो हमने देखा था कि 12 और 13 में से जो वैल्यू बड़ी है वो यहाँ पे रखी थी, लेकिन जब हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है जो कि है इस केस में 6 को हम यहाँ पे लेके आएंगे, 13 और 8 को नहीं लेके आएंगे। तो इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास सारा कंप्लीट हो गया। जब ये सारा कंप्लीट हो गया है तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम फ्लोट डिटर्मिन करेंगे, और फ्लोट डिटर्मिन करने का क्या तरीका है कि हम कोई भी एक्टिविटी अगर देखें तो उसका लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं या लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लोट डिटर्मिन हो जाएगा जो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसा कि इस एक्टिविटी के लिए 6 - 6 ज़ीरो आएगा और 10 - 10 उस तरह भी करें तो ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर आप एक्टिविटी 8 के लिए देखते हैं तो 13 - 6 7 या 15 - 8 7, आपका फ्लोट 7 आ जाएगा। तो इसी तरह सारी एक्टिविटीज़ के जो फ्लोट हैं वो डिटर्मिन करने के बाद वो एक्टिविटीज़ जो कि जिनका फ्लोट ज़ीरो है उनको हम कहेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी, और उन एक्टिविटीज़ को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक पाथ बन जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। और इसी वजह से हम इस सारे मेथड को कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। जब क्रिटिकल पाथ आपके पास बना होगा, जैसा कि रेड एक्टिविटीज़ में आपको नज़र आ रहा है, तो अब आपको पता है कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बिल्कुल डिले नहीं कर सकते, और इनको अगर हमने डिले किया तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम इनको डिले कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें एक्टिविटी 8, 12 और 13, इनका फ्लोट जो है वो 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे इन तीनों एक्टिविटीज़ को ओवरऑल यानी तीनों को मिला के 7 दिन डिले कर सकते हैं और फिर भी आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो आप यहाँ पे फ़्लोट को भी समझ सकते हैं कि फ़्लोट क्या है, कि वो गुंजाइश जो कि आपके पास टाइम की सूरत में है कि आप किसी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। और टोटल फ़्लोट क्या है, जो कि इस टोटल पाथ के अंदर आ रही होगी। तो टोटल फ़्लोट जो है वो यहाँ पे आपको 7 मिलेगा, यानी आप इन तीनों एक्टिविटीज़ को टोटली 7 दिन डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह अगर आप ऊपर वाले पाथ में देखें तो यहाँ पे आप एक्टिविटी 2 और 5 को टोटल 4 दिन डिले कर सकते हैं। वो चाहे एक्टिविटी 2 को 4 दिन डिले कर लें या एक्टिविटी 5 को 4 दिन डिले कर लें, या किसी भी कम्बिनेशन में आप डिले कर लें, लेकिन आप इन दोनों एक्टिविटीज़ को मिला के 4 दिन डिले कर सकते हैं। अगर आपने एक्टिविटी 2 को 4 दिन डिले कर दिया तो आप एक्टिविटी 5 को 1 दिन भी डिले नहीं कर सकते। और अगर आपने एक्टिविटी 2 को 2 दिन डिले किया तो आपके पास गुंजाइश है कि आप एक्टिविटी 5 को 2 दिन डिले कर सकते हैं, या इस सूरत में हम वीक्स में अगर देख रहे हैं तो वीक्स की बात कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इन एक्टिविटीज़ को, अगर आप पहली 2 एक्टिविटीज़ को देखें 1 और 4 को, तो आप उनको 5 दिन डिले कर सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते हुए आपकी जो भी फ्लोट है वो कंज्यूम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ बनाने का भी पता चल गया, एक्टिविटी को लिखना कैसे है, नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके बाद फॉरवर्ड पास में क्या करना है और बैकवर्ड पास में क्या करना है, फिर फ्लोट कैसे निकालना है, क्रिटिकल पाथ को डिटर्मिन कैसे करना। तो यहाँ पे इसको अगर आपको समझ नहीं आई तो पॉज करके दोबारा थोड़ा सा समझ के तो फिर आप ये प्रैक्टिस एग्जांपल खुद करेंगे और फिर आप इसको यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो आपने बनाया था वो सही है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि PERT क्या है। वो बहुत शॉर्ट बेसिक सब उसका इंट्रोडक्शन होगा। PERT है जी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक which was developed by the US Navy on the Polaris missile submarine program 1958. It is used in projects that have unpredictable tasks and activities such as in research and development projects. यानी वो प्रोजेक्ट्स जो रिसर्च या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आपको नहीं पता कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आगे आ सकती हैं, कौन कौन से काम आगे आ सकते हैं और कितने दिन उसमें लग सकते हैं और क्या आगे होगा। कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो कैसी बनेगी और वो क्या बनेगी और कब बनेगी।
तो उस सूरत में आप CPM की बजाय PERT को यूज़ कर सकते हैं. It utilizes 3 estimates of the time to complete the project. ये 3 तरह की एस्टिमेट आपको प्रोजेक्ट के बता सकती है. द मोस्ट प्रोबेबल, द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड द मोस्ट अनफेवरेबल. 3 तरह के बेसिकली क्या है कि एक है मोस्ट प्रोबेबल के एवरेज है कि कौन से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इतने टाइम में या इतने आउटकम में ये पूरा हो जाएगा. टाइम का आउटकम ले लें या जो भी आप उसमें से निकालना चाह रहे हैं सक्सेस का आउटकम, उसमें वो पूरा हो जाएगा. तो यानी मोस्ट प्रोबेबल रियलिस्टिक अप्रोच है कि रियलिस्टिकली देखें तो इतने में हो जाएगा. मोस्ट प्रॉमिसिंग ये पॉजिटिव अप्रोच है कि इससे थोड़ा सा कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कम से कम टाइम कितना लगेगा वो मोस्ट प्रॉमिसिंग टाइम है. और द मोस्ट अनफेवरेबल सबसे पेसिमिस्ट अप्रोच है कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबल से आगे चला गया तो वो कितना आगे यानी कितना डिले हो सकता है. 3 तरह के एस्टिमेट्स हैं, उसके ऊपर आप डिफरेंट फार्मूलाज लगा के तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको अंदाज़न कितना टाइम लगेगा. इट इज़ अ probabilistic tool using several estimates to determine the time completion of the project and to control the activities involved in the project so that it will be completed faster and at a lower cost. ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन CPM एंड PERT. एक तरह से आपको दोनों जो मेथड्स हैं उनकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी. PERT is a project management technique or tool which is suitable for projects that have unpredictable activities, while the CPM is a project tool which is suitable for projects that have predictable activities. ये भी बात हो गई. CPM uses a single estimate for the time that a project can be completed. हमने CPM का जब नेटवर्क बनाया तो हमने देखा है कि वो एंड पे एक ही टाइम बता रहा है, 29 उसने बताया था हमारे एग्जाम्पल में. जबकि PERT जो है वो 3 तरह की एस्टिमेट देता है. एक जो रियलिस्टिक है, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है. एक जो पेसिमिस्टिक है, जो मोस्ट अनफेवरेबल है, जितना मैक्सिमम डिले हो सकता है वो. और एक है द मोस्ट प्रॉमिसिंग, यानी जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि हम कम से कम इतने टाइम में ये काम कर सकते हैं. थर्ड है जी CPM इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वाइल PERT इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. CPM जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, वो आपको डिटर्मिन करके बताएगा कि कितना टाइम और कितनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगेंगी. जबकि PERT के अंदर जो है वो आप अंदाज़ा लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है उसको यूज़ करते हैं. CPM allows project management planners to determine which aspect of the project to sacrifice when a trade-off is needed in order to complete the project, while PERT does not. CPM जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानर्स को थोड़ा सा डिटर्मिन करके बता देता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ट्रेड ऑफ कर सकते हैं कि हम इसको छोड़ के किसी और एक्टिविटी पे फोकस कर लें. ये CPM आपको बता सकता है. जिनका फ्लोट ज़ीरो है उनका आप ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका कुछ ना कुछ फ्लोट है आप उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उस फ्लोट की गुंजाइश के अंदर रहते रहते. लेकिन PERT जो है वो ये सारे काम नहीं करता. तो ये था आज का लेक्चर. इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट होगी वो आपको मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा.